दिस इज़ प्रीतम कुमार। वेलकम टू वर्मा एकेडमी। आज हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे वाटर। वाटर के बारे में पढ़ेंगे और सबसे पहला थाउट्स आता है वाटर का सोर्स क्या है। तो वाटर का सोर्स है हमारा रिवर है, रेन वाटर है। ये सब के बारे में जब हम डिटेल करेंगे तो हम इसके बारे में हम जानेंगे। तो क्या जानेंगे, सबसे पहले देखते हैं कि टेरियम क्या होता है। टेरियम इट इज ए आर्टिफिशियल इनक्लोज्ड फॉर कीपिंग स्मॉल हाउस प्लांट। ये एक स्मॉल हाउस प्लांट है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक छोटा सा जार ले लेते हैं। इसके अंदर जो है 1/4 सॉइल डाल देते हैं। 1/4 सॉइल डालने के बाद इसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप का प्लांट्स लगा देते हैं। कुछ बड़े पौधे लगा देते हैं, कुछ छोटे पौधे लगाते हैं। इसको अरेंज कर लेते हैं। अरेंज करके इसमें जो है इस जार के अंदर में इसको ढक्कन लगा देंगे। ढक्कन लगाने के बाद क्या होगा, तो पत्ते के द्वारा इसमें जो होगा ट्रांसपेरेशन होगा। ट्रांसपेरेशन होगा तो एक तरह से वाटर का इवेपोरेशन हुआ। इवेपोरेशन होने के बाद ये क्या करेगा, ढक्कन के परत पे जमा हो जाएगा वेपर के फॉर्म में। वेपर जब ये कूल डाउन होगा तो ये कंडेंस हो जाएगा बूंद के रूप में। ये फिर से बैक टू द सॉइल में आ जाएगा, सॉइल के अंदर आ जाएगा। इसी को हम लोग कहते हैं टेरियम। सेम इसी तरह का प्रोसेस हमारे अर्थ पर भी होता है। अर्थ पर कैसे होता है, सबसे पहले हम देखते हैं वाटर बॉडीज में। ये वाटर बॉडीज है, देखो इस वाटर बॉडीज में बहुत सारा वाटर है। वाटर है तो वाटर क्या करता है, जब धूप पड़ेगा तो ये क्या होगा, इवेपरेट होगा। इवेपरेट होने के बाद फिर क्या होगा, ये जाके इवेपरेशन के फॉर्म में, वेपर के फॉर्म में जाके जमा हो जाएगा। जमा होने के बाद यहाँ पर ठंडा होने के बाद ये फिर कंडेंस होगा। कंडेंस होने के बाद ये बादल के फॉर्म में पूरा बन गया। ये देखो बादल बन गया। ये बादल बनने के बाद ये पानी जो है पूरा बादल के फॉर्म में जमा हो गया। बाद में ये क्या हो जाता है, प्रिसिपिट हो जाता है। प्रिसिपिट हो जाता है मतलब बारिश हो जाता है। बारिश होने के बाद क्या होता है, ये पहाड़ों पे गिर जाता है। ये देखो पहाड़ है, पहाड़ के टॉप पे गिर गया। टॉप से ये सर्कुलेट होके फिर से ये लेक में, रिवर में या ओशियन में ये वाटर फिर से चला जाता है वहाँ पे। तो ये साइकिल जो पूरा चलते रहता है, इस पूरा साइकिल को हम कहते हैं वाटर साइकिल। इस पूरा साइकिल को, ये पूरा प्रोसेस को क्या कहते हैं, वाटर साइकिल। ये हमारे अर्थ पर होता है। और हमने ये जो टेरियम वाला कॉन्सेप्ट देखे, ये हमारे घर के अंदर प्लांट में भी हो सकता है। तो देखते हैं, हम लोग बुक रीड करते हैं। बुक रीड करने से हमें बहुत कुछ समझ में आएगी। तो व्हेन यू थिंक ऑफ वाटर द इमेज कम्स टू योर माइंड। तुम्हारे दिमाग में देखो क्या आएगा, तो यू थिंक ऑफ रिवर, वाटरफॉल, द पीटर पीटर ऑफ द रेन ड्रॉप, वाटर इज योर टैप्स। पानी जो है नलका से आता है, या तुम्हारा रेन ड्रॉप बारिश के पानी से आता है। चिल्ड्रेन लव टू फ्लोट पेपर बोट इन द रेन पेडल। जब तुम्हारा बारिश होता है तो देखते होगे रोड के किनारे में पानी जमा हो जाता है और घर के गेट से बाहर निकलते हो और कागज का नाव बना के उसको भगाते हो इधर उधर। तो बाय नून द पेडल्स वेनिस, वेयर डज द वाटर गो। और देखोगे शाम तक में पानी कहाँ चला जाता है। ये तुम्हारे मन में बहुत सारा क्वेश्चन आएगा। ये सब बातों का जवाब तुम्हें इस चैप्टर में मिलेगा। द सन्स हीट काउज्ड इवेपरेशन। इवेपरेशन मतलब होता है तुम्हारा पानी ऊपर चला गया, इवेपरेट हो गया मतलब उड़ गया। ऑफ वाटर वेपर, व्हेन द वाटर वेपर कूल्स डाउन। जब वाटर वेपर ठंडा होता है, इट कंडेंस द फॉर्म्स क्लाउड। जब वाटर वेपर ठंडा होता है तो ये क्या करता है, कंडेंस हो जाता है और ये क्लाउड के फॉर्म में बन जाता है। फ्रॉम देयर इट मे फॉल ऑन द लैंड और सी इन द फॉर्म ऑफ रेन। ये वर्षा के फॉर्म में गिर जाता है, या तो स्नो के फॉर्म में, या तो वर्षा के फॉर्म में, या तो स्लीट के फॉर्म में गिर जाता है। द प्रोसेस बाय विच वाटर कंटिन्यूसली चेंज इट्स फॉर्म एंड सर्कुलेट बिटवीन द ओशियंस, एटमॉस्फेयर एंड लैंड। ये देखो पानी जो है ना सर्कुलेट करते रहता है। ओशियन से एटमॉस्फेयर में चला जाता है, एटमॉस्फेयर से फिर से लैंड पे आ जाता है। इसी को कहते हैं वाटर साइकिल। ओशियन से पानी इवेपोरेट हुआ, इवेपोरेट होकर एटमॉस्फेयर में गया, एटमॉस्फेयर में जाके फिर ये क्लाउड फॉर्मेशन कर लिया, क्लाउड फॉर्मेशन के बाद फिर से ये लैंड पे आ गया। अवर अर्थ इज लाइक ए टेरियम। हमारा धरती भी टेरियम के जैसा ही है। द सेम वाटर दैट एग्जिस्टेड सेंचुरीज एगो स्टिल एग्जिस्ट टूडे। द वाटर यूज टू इरीगेट ए फील्ड इन हरियाणा मे हैव फ्लोड डाउन इन अमेजन रिवर 100 ईयर एगो। आज जो तुम देख रहे हो, हम जो इरिगेट वगैरह कर रहे हैं, ये आज पानी नहीं है, ये बरसों से चल रहा है, हजारों साल से ये चलता आ रहा है। मेजर सोर्स जो है फ्रेश वाटर का, जो हमारा पीने योग्य पानी है उसको कहते हैं फ्रेश वाटर। पीने योग्य पानी का जो सोर्स है वो तुम्हारा रिवर से है, पाउंड से है, स्प्रिंग से है और ग्लेशियर से। इतना ही पानी पीने योग्य है। ओशियन वाटर बॉडी जो होता है ये साल्टी होता है,
और ये पीने योग्य नहीं होता है। इसमें लार्ज लार्ज कंटेंट होता है, लार्ज कंटेंट ऑफ सोडियम क्लोराइड होता है। तो देखो लार्ज अमाउंट ऑफ इसमें सोडियम क्लोराइड होता है, जो नमक हम खाते हैं इसी को कहते हैं टेबल साल्ट। टेबल साल्ट का दूसरा नाम है सोडियम क्लोराइड भी, इसको NaCl कहते हैं, सोडियम क्लोराइड, जो कि हम खाने का नमक के रूप में इसको यूज करते हैं। अगला टॉपिक देखते हैं, इसमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर बॉडीज है। हमारे धरती पर जो है पानी कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट है, तो हम देखते हैं पूरा ये जितना बड़ा अर्थ है, ये पूरा अर्थ में इस अर्थ का 3/4 पार्ट जो है ये वाटर ही है। तो मतलब बहुत ज़्यादा वाटर है। धरती मात्र 1/3 पार्ट जो है ये मात्र अर्थ है जिस पे हम लोग रहते हैं। तो पानी ह्यूज है, तो भी देखोगे कि हम नॉर्मल डिस्कशन में देखते हैं कि पानी का स्कार्सिटी हो गया, पानी को बंद करके रखो, टेप को बंद करके रखो। ऐसा घर वाले क्यों कहते हैं? मम्मी लोग देखो कहती है नल खुला मत छोड़ना। ये कहने का रीज़न ये होता है कि हमारा पीने योग्य पानी जो है बहुत कम बचा हुआ है। जैसे कि पहले ज़माने में तुम जब गांव जाते होगे तो गांव में देखते होगे कि हम लोग चापाकल का पानी पी लेते थे, जिसको नल कहते हो, नलके से पानी पी लेते थे। अब हमारा ग्राउंड वाटर टेबल इतना ज़्यादा कॉन्टामिनेट हो गया है, इतना ज़्यादा गंदा हो गया है, वो पीने योग्य नहीं बचा हुआ है। तो कारण क्या है? इस सब सवालों का जवाब इसमें हम देखते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर बॉडीज, हमारा 3/4 ऑफ द वाटर अर्थ सरफेस पे जो है ये पानी से कवर्ड है। और इफ देर आर मोर देन वाटर देन लैंड ऑन द अर्थ, वाई डू सो मेनी कंट्रीज फेस्ड वाटर स्कार्सिटी। इतना पानी रहने के बावजूद भी बहुत सारा देश स्कार्सिटी क्यों देखा जाता है, कि बहुत सारे देश में स्कार्सिटी क्यों देखा जाता है? तो बोल रहा है इज ऑल द वाटर ऑन द अर्थ अवेलेबल टू अस, क्या हमारे लिए सारे अवेलेबल हैं? तो इसमें हम परसेंटेज देखेंगे। यहाँ पे देखेंगे जब परसेंटेज, तो मैक्सिमम पानी देखो ओशियन वाटर है 93.2%, इतना तो ओशियन का ही हो गया। बाकी देखो आइस कैप्स के फॉर्म में है। आइस कैप होता है जो अंटार्कटिका के अंदर में दबे हुए हैं, इसका भी यूजिबिलिटी नहीं है। यदि यूजिबिलिटी है, ये पिघल भी जाएगा तो ये जाके फिर से सलाइन वाटर में जाके मिल जाएगा, समुद्र में जाके मिल जाएगा। ग्राउंड वाटर 0.68 है। ग्राउंड वाटर मतलब होता है जो जमीन के अंदर में दबे हुए हैं। ये जमीन हो गया, जमीन के अंदर में भी बहुत सारा वाटर है। तो हम इसको नलकूपे से, आज भी ह्यूमन को इतना टेक्नोलॉजी डेवलप हो गया कि ये भी वाटर को हम निकाल रहे हैं, ये भी वाटर को हम लोग निकाल ले रहे हैं। तो ग्राउंड वाटर के टेबल को भी हम लोग पीने के पानी में यूज करते हैं। कुछ फ्रेश वाटर लेक है जो कि 0.009% है। कुछ इनलैंड सीज एंड साल्ट लेक है, उससे मिलता है हमें। एटमॉस्फेयर में इतना है। रिवर्स से इतना, देखो हमको देखने में कितना लगता है कि रिवर्स का इतना सारा वाटर बॉडीज है, वो मात्र 0.0001% है। ये बहुत ज़्यादा कम होता है। ये रिवर का इतना परसेंटेज है हमारे अर्थ पर। वाटर डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी डेमोस्ट्रेटेड बाय द सिंपल एक्टिविटी। हम देखो इस सिंपल एक्टिविटी से हम इसका डेमोस्ट्रेशन करेंगे। ये एक्टिविटी है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें हम देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। वाटर इज एब्सोल्युटली इसेंशियल फॉर सर्वाइवल। हमको जीने के लिए पानी का बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसेंशियल मतलब जरूरी है, जरूरी है। सर्वाइवल मतलब जीने के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। वाटर एलोन कैन क्वेंच अवर थ्रिस्ट व्हेन आर द थ्रेस्टी। नॉट डोंट यू थिंक यू आर वेस्टिंग ए प्रीसियस रिसोर्सेज व्हेन वी यूज वाटर केयरलेसली। हम कभी भी ये नहीं करेंगे कि वॉशरूम गए और 2-3 बाल्टी पानी चला के मतलब बहा रहे हैं उसको, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे। काहे कि पानी के बिना जिंदा रहना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, और बहुत सारे देश में वाटर का बहुत ज़्यादा स्कार्सिटी है। जैसे कि तुम चले जाओ सऊदी अरबिया में इतने ऑयल होते हैं, इतने ऑयल एक्सप्लोरेशन होते हैं, लेकिन वहाँ पे पानी के नाम पे पानी तुमको मिलेगा ही नहीं। फ्रेश वाटर दूसरे देशों से इम्पोर्ट कराया जाता है पीने का पानी। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, ओशियन सर्कुलेशन। ओशियन सर्कुलेशन क्या होता है? तो ओशियन में तुम जब देखोगे, जब तुम बीच पर जाओगे, समुद्र के बीच पे कभी जाना, समुद्र के बीच पे जब जाओगे, देखो देयर इज ए समथिंग मैजिकल अबाउट द वॉकिंग बेयर फीट ऑन द सी शोर। सी शोर के किनारे जब जाओगे तो देखोगे द वेट सैंड ऑन द बीच, सूखा तुम्हें सैंड मिलेगा, द कूल ब्रिजेज, ठंडा हवा चलेगा, एंड सी बर्ड्स, द स्मेल ऑफ साल्ट इन द एयर एंड म्यूजिक ऑफ द वेव्स। वेव्स धाएं धाएं तुम्हारे किनारे में आकर टक्कर करेगा तो बड़ा सुंदर लगेगा। वहां जाओगे तो बड़ा अच्छा लगेगा। नेचर का बहुत सारा आवाज तुम्हें सुनने को मिलेगा। एवरीथिंग इज टू द फैसिनेटिंग अनलाइक द काम वाटर ऑफ द पाउंड एंड लेक। ओशियन वाटर कीप्स मूविंग कंटिन्यूसली, इट इज नेवर स्टिल, ये कभी रुकता नहीं है, चलते रहता है हमेशा।
ये कहा है कि वाटर जो है हमेशा समुद्र का कंटिन्यूसली मूव करता रहता है। द मूवमेंट दैट अकर्स इन द ओशियन कैन बी ब्रॉडली कैटेगराइज एज, देखो जो ये मूवमेंट होता है वाटर का, इसको 3 पार्ट में कैटेगराइज किया गया है। पहला को वेव बोले, दूसरे को टाइड्स बोले, तीसरे को करेंट्स बोले। ये सारे वर्ड को अभी एक्सप्लेन करेंगे बहुत डिटेल में डिटेल में इसको बताते हैं हम। वेव्स किसको कहते हैं, तुम एक एग्जाम्पल से तुम समझ सकते हो। जब तुम समुद्र के किनारे में जाओगे, ये बीच है, ये समुद्र है, समुद्र के पास में जाओगे तो यहाँ पे देखोगे वेव्स आते हैं ऐसे, हाई और लो, हाई लो बनता रहता है। हाई लो बनता रहेगा तो इसमें तुम एक बॉल को, एक फुटबॉल लेना और फुटबॉल को इसमें थ्रो आउट कर देना। जब थ्रो आउट कर दोगे, हाई बनेगा तो बॉल ऊपर की तरफ आएगा, और जब लो बनेगा तो ये बॉल्स नीचे की तरफ, पीछे की तरफ जाएगा। कुछ देर के बाद देखना, हाई टाइड और लो टाइड बनने के बाद ये फिर वॉश्ड अवे हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, शोर पे आ जाएगा, किनारे पर आ जाएगा। तो इसी को हम लोग कहते हैं वेव। व्हेन यू आर प्लेइंग थ्रो बॉल ऑन द बीच एंड द बॉल फॉल इनटू द वाटर, वाटर में चले जाने से क्या होगा, व्हाट हैपेंड, इट इज फन टू वॉच हाउ द बॉल गेट्स वॉश्ड बैक टू द शोर बाय द वेव्स। वेव्स के द्वारा कैसे बाहर आ जाएगा, इस क्वेश्चन का जवाब हम देखते हैं इसमें। व्हेन द वाटर्स ऑन द सरफेस ऑफ द ओशियन राइज एंड फॉल अल्टरनेटिवली, ये चलता रहता है, राइज और फॉल जो है अल्टरनेटिवली चलता रहता है, दे आर कॉल्ड वेव्स। ये जो राइज एंड फॉल अल्टरनेटिवली चल रहा है, इसी कंडीशन को हम कहते हैं क्या, वेव। इसको क्या कहते हैं, वेव। अब देखोगे ड्यूरिंग स्ट्रॉम द विंड ब्लोइंग ए वेरी हाई स्पीड, क्या होगा, विंड स्ट्रॉम के टाइम में जब तुम्हारा स्ट्रॉम आ रहा है तो बहुत तेज तेज हवा चलता है, हाई स्पीड, फॉर्म ह्यूज वेव, बड़ा बड़ा वेव बनाएगा। दे मे काउज ट्रिमेंडस डिस्ट्रक्शन, इससे बहुत ज़्यादा, ट्रिमेंडस मतलब होता है बहुत ज़्यादा, डिस्ट्रक्शन होगा, डिस्ट्रक्शन मतलब बर्बादी, डिस्ट्रक्शन होगा यानी कि बहुत ज़्यादा बर्बादी होगा। एन अर्थक्वेक ए वॉल्केनिक इरप्शन और द अंडर वाटर लैंडस्लाइड कैन शिप लार्ज अमाउंट्स ऑफ ओशियन वाटर। इसका देखो मतलब क्या है, बढ़िया से समझना। अर्थक्वेक के समय में देखो क्या है, ये मान लो समुद्र है, ये समुद्र है, ये पूरा समुद्र है, नीचे में कहीं ना कहीं तो इसका नीचे में प्लेट होगा जिस पे ये पानी है सारे, यही होगा। यहाँ पर एक प्लेट है, एक प्लेट मान लो इसी के साथ में दूसरा प्लेट है, इस पे भी समुद्र ही है, प्लेट यहाँ पे दोनों है। ये प्लेट एक दूसरे से यहाँ से टक्कर कर जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अर्थक्वेक आ जाएगा। अर्थक्वेक आएगा यहाँ पे, जैसे ही ये टक्कर हुआ तो ये पूरा पानी को हिला दिया, पानी को हिलाया जैसे ही, तो ये ऐसे ऐसे करते 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 ये धरती के ऊपर जाएगा, धरती के ऊपर में ये वेव क्रिएट कर देगा। यही वेव इस अगल बगल वाले एरिया को, यहाँ पे मान लो कोई कोस्टल एरिया है, इंडिया है, तो यहाँ पर डिस्ट्रक्शन हुआ है, ये वेव उठा है, ये इधर जाएगा, इधर जाएगा, अगल बगल के कंट्री को बहुत ज़्यादा दिक्कत पहुंचाएगा। A volcanic eruption or the underwater landslide can shift large amount of ocean water. As a result, huge tidal waves called tsunami. ये जैसे ही या तो अर्थक्वेक आ जाएगा तो भी सुनामी आ जाएगा। मान लो यहाँ से क्या हुआ, नीचे में तो वॉल्केनिक एक्टिविटी है, अर्थ एज ए होल देखते हैं, अंदर में मेग्मा है, मान लो ये फट गया, ये फट गया तो क्या हो गया, एकदम पूरा ब्लास्ट होगा, ब्लास्ट होगा तो ये क्या करेगा, यहाँ के पानी को डिस्प्लेस करके बाहर निकालेगा, यहाँ पर हाई टाइड जनरेट होगा। जैसे ही हाई टाइड जनरेट होगा, अगल बगल के एरिया में हवा के द्वारा ये वेव मूव करा देगा तो उसी को सुनामी कहते हैं। सुनामी में क्या होगा, यहाँ जो कोस्टल एरिया का जितना भी जगह होगा ये बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्ट करेगा मतलब जान माल का बहुत ज़्यादा क्षति पहुंचेगा। तो हम देखेंगे दैट मे बी हाई, 15 मीटर तक ये उठता है, और लार्जेस्ट सुनामी को जो मेजर किया गया है, जो सबसे बड़ा आज तक का सुनामी आया है, वो 150 मीटर का था। सोचो 150 मीटर कितना ज़्यादा ऊंचा होता है, जितना बड़ा यूनिटी ऑफ स्टैच्यू बना हुआ है, लगभग लगभग उतना बड़ा के ऊपर उठेगा, तो बताओ इससे कितना ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हो जाएगा। तो और ये जो सुनामी वेव चलता है, लगभग ये 700 किलोमीटर पर घंटा के स्पीड से चलता है। तो हम एक कहानी को देखेंगे, सुनामी का एक कहानी है, देखो ये बॉक्स में। सुनामी का कहानी क्या है, द अर्थ पेंडिमोनियम, पेंडिमोनियम होता है धरती का सबसे खराब दिन, यानी कि पेंडिमोनियम, उस दिन जो है ना धरती पे बहुत बड़ा डिवास्टेटिंग चीज़ें हुआ था, बहुत खतरनाक चीज़ें हुआ था, धरती के लिए सबसे बुरा दिन है। पेंडोनियम धरती के रिस्पेक्ट में, अर्थ के रिस्पेक्ट में होता है, बहुत खराब दिन इसको तुम कह सकते हो। इसमें सुनामी का कहानी है, 26 दिसंबर 2004 को अर्थक्वेक आया था। ये अर्थक्वेक का एपिसेंटर जो था, एपिसेंटर मतलब जहाँ से शुरू होता है, तो जहाँ से शुरू होता है तो ये तुमको कैसे समझ में आएगा, तो यहाँ पे तुम देखो, थोड़ा सा हम तुम्हें वर्ल्ड बना के दिखाते हैं तो तुमको समझ में आएगा चीज़ें। ये देखो अफ्रीका है,
ये सऊदी अरबिया है। यहाँ पे जाओगे तो यहाँ पे इंडिया है, इंडिया के नीचे में है मलेशिया, ये हो गया। यहाँ पे तुम्हारा लगभग लगभग इंडोनेशिया है। यहाँ पे हमारा अंडमान एंड निकोबार है, ये इंडोनेशिया है, ये इंडोनेशिया है। ये ऊपर वाला जो आइलैंड है, ये आइलैंड का नाम है सुमात्रा। तो ये सुमात्रा के पास में एपी सेंटर था। तो क्या हुआ, समुद्र जो है, समुद्र के नीचे में यहाँ पे जो एपी सेंटर है, यहाँ से अर्थक्वेक शुरू हुआ। ये सेंटर से अर्थक्वेक शुरू हुआ, तो ऊपर में वेव बहुत भयानक जनरेट हुआ। तो इसका जो स्केल था, अर्थक्वेक को जो मेजर करते हैं उसको कहते हैं रिक्टर स्केल पे मेजर करते हैं। किस स्केल पे मेजर करते हैं? रिक्टर स्केल पे। और उसका जो है डिस्ट्रक्शन जो था 9 था रिक्टर स्केल पे। हम जो अर्थक्वेक को मेजर करते हैं, टोटल स्केल 10 होता है, 10 में ये 9 था। 9 बहुत डिवास्टेटिंग होता है, इससे जो बहुत ज़्यादा क्षति होता है। तो क्या हुआ, इंडियन प्लेट वेंट अंडर द बर्मा प्लेट। ये जो आया ना, ये जो तुम्हें दिख रहा है, यहाँ से जो अर्थक्वेक शुरू हुआ, ये इंडिया का जो प्लेट है, इधर जो म्यांमार है, म्यांमार के अंदर में ये धंस गया। धंसने से क्या हुआ, द सडन मूवमेंट ऑफ सी फ्लोर कॉजिंग द अर्थक्वेक। सडन जैसे ही मूवमेंट हुआ, अर्थक्वेक हो गया। द ओशियन फ्लोर हैव डिस्प्लेस्ड बाय अबाउट 10 से 20 मीटर एंड टिल्टेड इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। 10 से 20 मीटर तक डाउनवर्ड, नीचे की तरफ चला गया। ये जो है अंदर धंस गया। ये अंडमान निकोबार भी नीचे थोड़ा सा धंसा। ये 10 से 20 मीटर तक टिल्टेड डाउनवर्ड डायरेक्शन। ए ह्यूज मास ऑफ ओशियन वाटर flowed to fill in the gap that being created by the displacement. This marked the withdrawal of water mass from the coastline of the land mass in the south and southeast Asia. After the thrusting of Indian plate below the Burma plate, the water mass rushed back towards the coastline. अब जैसे ही ये अंदर गया, ये पानी जो ऊपर उठा था, ये कोस्ट की तरफ अटैक कर दिया। कोस्ट की तरफ जैसे ही अटैक किया, ये 800 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से गया था। इससे क्या हुआ, जो कोस्टल एरिया पे टकराया, इंडियन ओशियन का जो पानी, ये क्या किया, लगभग लगभग जितना भी कोस्टल एरिया पे चीज़ें था उसको वास्ट अवे कर दिया, सबको समुद्र में लेके चला गया। उससे बहुत ज़्यादा हैवी नुकसान हुआ। जो हमारा अंडमान निकोबार का, ये अंडमान निकोबार का सबसे साउथेस्ट पॉइंट था, इंदिरा पॉइंट। ये अंडमान निकोबार है ना, इसका सबसे सदर्न मोस्ट पॉइंट जो था, इसका नाम था इंदिरा पॉइंट। क्या नाम था? इंदिरा पॉइंट। इस घटना के बाद वो इंदिरा पॉइंट डूब गया। मार्क द सदर्नमोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया गॉट कंप्लीटली सबमर्ज्ड। सबमर्ज्ड मतलब वो डूब गया। एज द वेव मूव फ्रॉम द अर्थक्वेक एपिसेंटर फ्रॉम द सुमात्रा टुवर्ड द अंडमान आइलैंड एंड श्रीलंका, द वेव्स लेंथ इंक्रीजेज विद डिक्रीजिंग डेप्थ ऑफ वाटर। द ट्रेवल आल्सो डिक्लाइन। ये जो है पहले स्पीड में था, बहुत ज़्यादा स्पीड में 700 से 900 किलोमीटर पर आवर, बाद में जाके ये कम हो गया था, 70 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से हो गया। सुनामी वेव्स ट्रेवल इनटू द डेप्थ ऑफ 3 किलोमीटर। सुनामी का जो डेप्थ होता है लगभग 3 किलोमीटर तक होता है। फ्रॉम द कोस्ट किलिंग मोर देन 10,000 पीपल। और ये जो सुनामी का घटना हुआ था, इसमें लगभग 10,000 लोग मरा था और लगभग लाखों लोग बेघर हो गया था। भारत में हम देखेंगे कौन कौन सा स्टेट अफेक्टेड हुआ था। इसमें आंध्र प्रदेश बुरी तरह से अफेक्टेड हुआ था, तमिलनाडु अफेक्टेड हुआ था, केरला, पौंडीचेरी, अंडमान एंड निकोबार, ये सारे आइलैंड और जो है स्टेट, ये प्रभावित हुए थे। वाइल द अर्थक्वेक कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड इन एडवांस। अर्थक्वेक को पहले नहीं पता लगाया जा सकता है। इट इज़ पॉसिबल इन द 3 आवर नोटिस टू पोटेंशियल सुनामी। सुनामी आने वाला रहेगा तो तीन घंटा पहले हम वार्निंग जारी कर सकते हैं। और जो समझदार लोग रहेगा, आज टेक्नोलॉजी का ज़माना है, बच सकता है वहाँ से, जो है जो कोस्टल एरिया है वहाँ से मूव के किसी और प्लेस पे चले जाएगा। 3 घंटा काफ़ी होता है किसी नया प्लेस पे जाने के लिए। सच अर्ली वार्निंग सिस्टम आर प्लेस्ड अक्रॉस द पैसिफिक ओशियन। ये पैसिफिक ओशियन के चारों ओर लगा हुआ था, बट नॉट इन द इंडियन ओशियन। ये वार्निंग सिस्टम इंडियन ओशियन के पास नहीं लगा हुआ था। काहे नहीं लगा हुआ था? मैक्सिमम जो सुनामी आता है, तुम देखोगे पैसिफिक रिंग ऑफ फायर के चारों ओर आता है। पैसिफिक, अब ये क्या होता है, पैसिफिक ओशियन जो मिलेगा ये तुम्हें, ये हो गया, ये देखो थोड़ा सा मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया है, तुम्हें ये बताता हूँ, पैसिफिक ओशियन है, इधर पैसिफिक ओशियन है, इधर भी पैसिफिक ओशियन है। इसको ज्वाइन करा दोगे तो पैसिफिक ओशियन में इधर की तरफ जो है तुमको सुनामी देखने को मिलेगा। इंडियन ओशियन सुनामी आर रेयर इन इंडियन ओशियन। इंडियन इसमें ओशियन में रेयरली आता था सिस्मिक एक्टिविटी एज कम्पेयर टू पैसिफिक ओशियन। पैसिफिक ओशियन के कंपेरेटिव में इंडियन ओशियन में बहुत ही ज़्यादा कम आता था। तो इस वजह से वार्निंग सिस्टम इंडियन ओशियन में नहीं लगाया गया था।
अब द सुनामी दैट रिवेंज द साउथ एंड साउथ ईस्ट एशियन स्टेट इन दिसंबर 2014 इन द मोस्ट डिवास्टेटिंग सुनामी इन द लास्ट सेवरल हंड्रेड ईयर। ऐसा बहुत सालों में नहीं आया था, बहुत 100 साल में भी नहीं आया था ऐसा इतना खतरनाक, जितना खतरनाक 2004 में आया था। द लार्जेस्ट डैमेज काउज टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी वाज प्राइमरली ए रिजल्ट ऑफ लैक ऑफ मॉनिटरिंग the early warning system and knowledge among the coast dwellers of Indian Ocean. The first indication that tsunami is approaching in the rapid withdrawal of water from the कोस्टल रीजन। जैसे ही सुनामी आया अप्रोच करने के बाद फिर रैपिड विड्रावल भी हो जाता है, फिर निकलने भी लगता है पानी। फॉलोड द डिस्ट्रक्टिव वेव एंड दैट हैपेंड ऑन द कोस्ट इंस्टेड ऑफ द पीपल गोइंग टू हाई ग्राउंड दे स्टार्टेड असेंबलिंग एट द कोस्ट टू व्यू द मिराकल। As a consequence, there was a large casualty of the curious onlookers when the गिंगैटिक वेव सुनामी स्टक। जब सुनामी ये आया था इसमें खतरनाक काफ़ी लोगों का डिस्ट्रक्शन हुआ, काफ़ी बर्बादी हुई, बहुत सारा चीज़ों का लॉस हुआ। तो अब इसी में देखते हैं टाइड्स क्या है। टाइड्स जो होता है इसका डेफिनेशन को जब समझेंगे तो पूरा हमें समझ में आ जाएगा। द रिदमिक राइज एंड फॉल ऑफ द ओशियन ट्वाइस इन ए डे इज कॉल्ड टाइड्स। देखो क्या होता है, ये हमारा सन है, सन का रेज, ये हमारा अर्थ है, ये अर्थ के चारों ओर जो है ये मून रोटेट कर रहे हैं, ये मून है, राइट। जब रात का समय होता है इंडिया में, इंडिया के कंपैरेटिव में देखेंगे तो यहाँ पे रात में मून जो है अर्थ से नज़दीक होता है, इधर फेस होता है, तो ये क्या करता है अर्थ के ऊपर में जो वाटर बॉडीज़ है, जो वाटर बॉडीज़ है उस पर ये बल्ज बल्ज क्रिएट करता है। तो तुमको रात में देखने को मिलेगा हाई टाइड्स। इंडिया के रिस्पेक्ट में हम देख रहे हैं, ये जैसे हमारा इंडिया है, इंडिया पर यदि मान लो मून इधर दिख रहा है, इधर मून है, ये क्या करेगा इंडिया के आसपास में जो है ये एरिया पर, ये समुद्र वाले एरिया पे ये बल्ज क्रिएट करेगा, ये हाई टाइड बनेगा। काहे हाई टाइड बनता है, मून जब नज़दीक होता है, इसके पास में होता है, तो उसके अंदर में खुद का ग्रेविटी होता है, तो वो अपने तरफ ग्रेविटेशनल पुल को एग्जर्ट करता है तो पानी को ऊपर की तरफ खींचता है। पानी को ऊपर की तरफ खींचने का मतलब हुआ कि हाई टाइड बनाता है। फिर वही जब दिन होता है, दिन में लो टाइड बनाता है। बोल रहा है इट इज़ द हाई टाइड व्हेन द वाटर कवर्स मच ऑफ द सोर्स बाय राइजिंग ऑफ इट्स हाई लेवल। इट इज़ लो टाइड्स व्हेन द वाटर फॉल टू द लोएस्ट लेवल। जब समुद्र में ये बड़ा टाइड बना रहा है तो ये ग्रेविटेशनल पुल से बनाता है, इसको कहते हैं हाई टाइड, इसको कहते हैं हाई टाइड। अब यही जो है मान लो मून दूर हो जाएगा तो ये छोटा सा टाइड बनाता है, तो इसको कहते हैं लो टाइड। अब देखो जब हम देखेंगे द स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल पुल एक्सर्टेड बाय द सन एंड मून ऑन द अर्थ सरफेस काउज द टाइड्स। सन और मून के द्वारा जब ग्रेविटेशनल पुल किया जाता है, स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल पुल होता है, तो हम उसको कहते हैं हाई टाइड। द वाटर ऑफ द अर्थ क्लोजर टू द मून गेट्स पुल्ड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द मून्स ग्रेविटेशनल फोर्स एंड काउज्ड हाई टाइड्स। अभी हम तुमको समझाए, अभी तुमको ये हम समझाए, जब ये अर्थ है, अर्थ के पास में ये मून आ गया, मून और सन एक ही लाइन में आ गया, मान लो ये सन है, ये मून भी इसी लाइन में आ गया और ये अर्थ भी है, तो ये भी अपना ग्रेविटेशनल पुल लगा रहा है, अर्थ भी अपना ग्रेविटेशनल पुल लगा रहा है। ये मून है, ये हमारा सन है, ये हमारा अर्थ है, तीनों जब एक लाइन में आ गया तो इसका भी खुद का कुछ ग्रेविटी होगा, इसका भी ग्रेविटी होगा, दोनों ग्रेविटी एक साथ में ये अर्थ अर्थ पर जो वाटर बॉडी है, लैंड को तो देखो, लैंड को ऊपर ले जाना बड़ा मुश्किल है, लेकिन जो है यहाँ पर जो वाटर बॉडीज है उसमें बल्ज क्रिएट कर देता है, ऐसा बना देता है, ऐसा बना देता है, मतलब हाई टाइड्स बना देता है। ड्यूरिंग द फुल मून एंड न्यू मून द सन मून एंड अर्थ आर इन द सेम लाइन। देखोगे जब फुल मून होता है, फुल मून के समय में, फुल मून के समय में सब एक लाइन में होता है, एक लाइन में जब होता है तो क्या होगा, द मून एंड अर्थ आर इन द सेम लाइन, द टाइड्स आर हाईएस्ट, उस दिन बहुत बड़ा टाइड्स बनेगा। दीज टाइड्स आर कॉल्ड स्प्रिंग टाइड्स। जो सबसे बड़ा टाइड्स बनेगा, देखो इस डायग्राम में देखोगे सन मून अर्थ एक लाइन में है तो उसमें स्प्रिंग टाइड्स बनाएगा, यानी कि सबसे बड़ा टाइड उसमें बनेगा। उसके बाद बोल रहा है बट व्हेन द मून इन द फर्स्ट एंड लास्ट क्वार्टर, फर्स्ट और लास्ट क्वार्टर में रहेगा, द ओशियन वाटर गेट्स ड्रॉन इन diagonally opposite direction by the gravitational pull of the sun and thus earth resulting in low tides। अब तुम देखो ये तुम्हारा अर्थ हो गया, अर्थ पर सन इधर अपना ग्रेविटेशनल पुल लगा रहा है,
कोई इधर खींच रहा है, मून इधर खींच रहा है, तो क्या हो रहा है, इक्वलाइज कर दे रहा है। मान लो ये इधर इधर बल्ज क्रिएट कर रहा है, तो ये जब खींच के इधर बल्ज क्रिएट कराने की कोशिश कर रहा है तो ये छोटा हो जा रहा है, ये भी छोटा हो जा रहा है, इसके ताकत को ये न्यूट्रलाइज कर दे रहा है, तो ये इसके पावर को कम कर देता है। तो इस टाइम में जो है सबसे लो टाइड बनता है, जब मून जो है 90 डिग्री पे लगभग रहता है, तो उसको कहते हैं हम दिस टाइड्स इज कॉल्ड नेपी टाइड्स। ऐसे टाइड्स को कहते हैं तुम्हारा नेपी टाइड्स। हाई टाइड्स हेल्प इन नेविगेशन, दे राइज द water level close to the shore. This helps the ships to arrive at a harbor more easily. The high tide also help in fishing. Many more fish comes closer to the shore during the high tides. This enable the fishermen to get plentiful catch. This rise and fall of the water due to the tides is being used to generate electricity in some place. तो देखो हाई टाइड्स का क्या फायदा है। हाई टाइड्स को जब देखोगे तुम, देखो ये हाई टाइड्स हुआ, ये समुद्र है, समुद्र में जैसे ही ये हाई टाइड्स बन रहा है, हाई टाइड्स में क्या करेगा, फिश को पुल अप करता है, पुल अप करके ये तुम्हारा शोर के किनारे बहुत सारे मछली को लाता है, तो उसमें फिशरमैन को काफ़ी फायदा हो जाता है, काफ़ी मछली पकड़ में आता है। और देखो एक चीज़ और करते हैं, ये वाटर है, बहुत सारा वाटर है यहाँ पे, ये समुद्र का पानी, यहाँ पे मान लो एक ब्रिज बना दिए, ब्रिज बना दिए, और ये हाई टाइड्स जैसे ही आएगा ना, तो ब्रिज का ये गेट जो है इसमें, इसको खोल दिए, यहाँ बहुत सारा पानी आ गया, इसमें इसमें बहुत सारा हाई टाइड का पानी आ गया, पानी को फिर ब्रिज को बंद कर दिया, यहाँ का गेट क्लोज कर दिया, तो इसमें पानी बहुत सारा हो गया, इसमें काफ़ी सारे फिशिंग का भी हो गया, और मान लो कि यहाँ पे कोई पोर्ट है तो यहाँ पर जहाज को आना बड़ा आसान हो जाएगा, गाय के पानी का मात्रा बहुत ज़्यादा हो गया। और यहाँ से क्या करेंगे, जब इधर से गेट खोल देंगे, यहाँ पे टरबाइन लगा देंगे, टरबाइन लगा देंगे तो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट हो जाएगा। तो जनरेट इलेक्ट्रिसिटी इन द सम प्लेस, कुछ जगह पे तुम देखोगे बिजली भी इससे बना लेता है हाई टाइड की वजह से। अब हमारा देखो इसमें लास्ट टॉपिक है ओशियन करंट। तो हमारा जो है समुद्र कभी स्थिर नहीं रहता है, कभी स्थिर नहीं रहता है, कहने का मतलब ये हमेशा मूव करते रहता है, ऊपर नीचे नीचे ऊपर ऐसे मूव करते रहता है। तो तुम देखोगे इसमें कुछ करंट्स होते हैं। ओशियन करंट दो तरह का होता है, एक तो तुमको मिलेगा वार्म करंट, वार्म करंट, एक मिलेगा तुमको कोल्ड करंट। तो इसको हम पढ़ते हैं, उसके बाद पता चलेगा। ओशियन करंट आर स्ट्रीम्स ऑफ द वाटर फ्लोइंग कॉन्स्टेंटली ऑन द ओशियन सरफेस इन द डिफिनिट डायरेक्शन, एक डिफिनिट डायरेक्शन में चलता है। द ओशियन करंट में बी वार्म और द कोल्ड, वार्म करंट और कोल्ड करंट होता है। जनरली द वार्म करंट ऑरिजिनेट नियर द इक्वेटर। अब देखोगे तुम जब थोड़ा सा इंडिया, देखो यहाँ पे इंडिया बना हुआ है, इसमें हम तुमको बताएंगे। देखो मैक्सिमम गर्म करंट जो होता है ये हमारा इक्वेटर वाला एरिया है, इक्वेटर के आसपास में ये जो रेड लाइन है ये सारे तुमको गर्म करंट दिखाएगा, ये सब देखो सारे गर्म करंट दिखाएगा। तो तुम्हारा जितना भी क्यों है ये गर्म करंट, इक्वेटर के पास सन हमारा कहाँ से कहाँ तक चलता है, ये बात हम तुमको बताए हुए हैं। देखो ये इक्वेटर है, ये तुम्हारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। तो सन का मूवमेंट जो होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक ही होता है। तो सबसे ज़्यादा हीट कहाँ पे मिलता है, डायरेक्ट हीट तो मिलेगा तुम्हें इक्वेटर के पास में, तो इसलिए इक्वेटर के पास में पानी काफ़ी गर्म रहता है, तो यहाँ से तुम्हारा जो भी पानी का मूवमेंट होता है उसको कहते हैं गर्म करंट। और देखो ऊपर में पोलर रीजन जो है, ये सारा पूरा पोलर रीजन है, पोलर रीजन पे पूरा बर्फ जमा है, बर्फ जमा है, जब पोलर रीजन से जो हवा चलेगा वो ठंडा हवा चलेगा। ये देखो ऊपर से, ये देखो ये डेनमार्क है, डेनमार्क से जो ऊपर से जो है नीचे आ रहा है ये, तो ये तुम्हारा कोल्ड करंट है। कौन सा करंट है, कोल्ड करंट। ऊपर से देखो ये ओएससीओ करंट है, ऊपर से नीचे आ रहा है, तो ये कोल्ड करंट हो गया। ठीक है, समझ में आया। और देखो नीचे से भी तुम्हारा ऊपर जाएगा पोलर रीजन से, तो ये भी तुम्हारा देखो कोल्ड करंट है, ये भी तुम्हारा कोल्ड करंट है। ये देखो नीचे में अंटार्कटिका रीजन में जो चल रहा है वो सारा हमारा कोल्ड करंट है। और इक्वेटर से देखो ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है ब्राजीलियन करंट, ये गर्म करंट है। और नीचे से देखो ये पेरू करंट जा रहा है, जिसको हम बोल्ट करंट कहते हैं, पेरू करंट हो गया। ऊपर से देखो यहाँ अफ्रीका के पास आता है अगुलास करंट, ये हमारा गर्म करंट है, क्या कि इक्वेटर से नीचे की तरफ आ रहा है। तो ये सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और जब देखो एक एक चीज़ तुम्हें हम बताना चाहेंगे कि जहाँ पे ठंडा और गर्म करंट मिलता है ना, उस जगह सबसे ज़्यादा मछली जो है वहाँ पे अंडे देता है। क्यों देता है, काहे कि उसको मज़ा आता है, इसलिए मज़ा आता है। ठंड ना बहुत ज़्यादा गर्म है ना बहुत ज़्यादा ठंडा है, तो उस जगह तुमको फिश काफ़ी मिलेगा जहाँ पे दो करंट मैट करता है, जहाँ पे तुम्हारा गर्म और ठंडा करंट मीट करता है, वहाँ सबसे ज़्यादा मछली को रहने का जगह होता है। तो देखो अब पढ़ते हैं थोड़ा सा।
द कोल्ड करंट कैरी वाटर फ्रॉम द पोलर और द हाई एल्टीट्यूड टू द ट्रॉपिकल टू द लोअर लेटीट्यूड। द लेब्राडोर ओशियन करंट इज ए कोल्ड करंट। ये देखो लेब्राडोर जो करंट है ये कोल्ड करंट है, ये अभी तुमको बताया, देखो डेनमार्क के पास में। वाइल द गल्फ स्ट्रीम इज ए वार्म करंट। गल्फ स्ट्रीम जो है ये वार्म करंट है। गल्फ स्ट्रीम तुम देखो यहाँ से इक्वेटर से यहाँ पे जा रहा है, ये गर्म करंट है, ये सारा गर्म करंट है। ये यहाँ से होके अमेरिका के बगल बगल से होके ये तुम्हारा नॉर्डिक कंट्री की तरफ जा रहा है। ये देखेंगे द ओशियन करंट इन्फ्लुएंस द टेम्परेचर कंडीशन ऑफ एरिया, वार्म करंट्स बीइंग अबाउट द वार्म करंट दैट ओवर द लैंड सरफेस, द एरिया वेयर द वार्म एंड कोल्ड करंट मीट्स। ये बातें अभी बताया तुमको, जहाँ पे ठंडा और गर्म करंट मिलता है वहाँ पे तुम्हारा फिशिंग ग्राउंड होता है, सबसे ज़्यादा वहाँ पे तुम्हें मछली मिलेगा। वर्ल्ड सीज अराउंड द जापान एंड ईस्टर्न कोस्ट ऑफ द नॉर्थ अमेरिका आर सच एग्जाम्पल। ऐसा तुम्हें जगह जो मिलेगा नॉर्थ अमेरिका के पास मिलेगा और जापान के पास मिलेगा। द एरिया वेयर द वार्म एंड कोल्ड करंट मीट आल्सो एक्सपीरियंस फॉगी वेदर मेकिंग इट डिफिकल्ट टू नेविगेशन। और यहाँ पे काहे कि देखो गर्म और ठंडा जब मिलेगा बहुत ज़्यादा वेपोराइज होगा तो वो उस जगह का जो क्लाइमेट होगा काफ़ी फॉगी क्लाइमेट होगा, वहाँ पे नेविगेशन कुछ भी अच्छे से विजिबिलिटी उसकी नहीं रहती है। तो ये चैप्टर में हम सारी बातों को डिस्कस किए। इसमें कुछ की वर्ड्स है, की वर्ड्स को अभी हम देखते हैं। स्टार्टिंग से थोड़े थोड़े की वर्ड्स को जानना जरूरी है। डू यू नो वाला देखो, ऊपर से देख लो और है कुछ। हाँ, डू यू नो में देखो, सेलिनिटी इज द अमाउंट ऑफ साल्ट इन द ग्राम प्रेजेंट इन 1000 ग्राम ऑफ द वाटर। द एवरेज सेलिनिटी ऑफ ओशियन इज 35 पार्ट्स पर 1000। इसका मतलब होता है कि जो सेलिनिटी है 100 ग्राम 1000 ग्राम पानी में 35 पार्ट जो है 35 पर 1000 इसमें सेलिनिटी का मात्रा है। डेड सी इन द इजराइल हैव सेलिनिटी 340 ग्राम पर लीटर ऑफ द, 1 लीटर में 340 ग्राम नमक का मात्रा है, यानी कि बहुत ज़्यादा सेलाइन है ये देखो। ऐसे नॉर्मली जो होता है, नॉर्मली 1000 ग्राम में देखोगे 1 लीटर में 1000 ग्राम मतलब 1 लीटर में 35 पर 1000 यानी कि 35 ग्राम के लगभग तुम्हारा मिलेगा सेलिनिटी। लेकिन डेड सी के केस में देखो कितना ज़्यादा है, 340 ग्राम के आसपास है। और अगला देखो पॉइंट, 22 मार्च को जो है 22 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड वाटर डे, व्हेन नीड टू कंजर्व द वाटर इन रीइंफोर्स्ड इन द डिफरेंट वेज। इसको बचाना है। देखो, वेव्स आर फॉर्म्ड व्हेन द विंड्स स्क्रैप अराउंड द ओशियन सरफेस, द स्ट्रोंगर द विंड ब्लो द बिगर द वेव बिकम। अब देखो क्या होगा, हवा आराम आराम से धीरे धीरे चल रहा है, धीरे धीरे हवा ब्लो हो रहा है तो वेव छोटा छोटा सा बन रहा है। देखोगे बहुत तेज हवा चलने लगेगा, समुद्र के किनारे जब बैठे रहोगे ना, धीरे धीरे हवा चलता रहेगा, तुम किनारे में बैठे रहोगे, तुमको ये पता चलेगा पैर पे पानी ऐसे ऐसे पड़ेगा तो तुम्हें बड़ा सुंदर लगेगा। वही जो है बहुत तेज तेज स्ट्रॉम चलने लगेगा, बहुत तेज तेज हवा चलने लगेगा, बड़े बड़े टाइड बनने लगेगा, साथ में तुमको भी बहा के लेके चले जाएगा, तो वहां से भागो। अब देखो देखते हैं, सुनामी इज ए जापानीज वर्ड दैट मीन्स हार्बर वेव्स। सुनामी मतलब हार्बर वेव, मतलब बहुत बड़े बड़े वेव आएगा, इससे काफी डिस्ट्रक्शन होगा। एज द हार्बर्स गेट डिस्ट्रॉयड वेन एवर देर इज सुनामी, सुनामी जब भी आएगा तुमको बर्बाद करके लेके जाएगा, इसका मतलब ये हुआ, जापानीज वर्ड है। और देखो डू यू नो है, खत्म हो गया। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।